नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। आज हम एक बार फिर डाउट वाले प्रश्नों को लेकर क्लास लेके आए हैं। जो पश्चिम परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर जितनी भी शिफ्ट में डाउट वाले क्वेश्चन थे उनका मैं विद प्रूफ ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये एक बार पूरी क्लास देखें, एंड तक बने रहें। और उसमें भी अगर फिर भी आपको लगे कि ये आपके पास में और कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी जानकारी को बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आपको ज्ञान देने आया हूँ, क्योंकि हर कोई ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होता, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो। क्योंकि स्टूडेंट से भी टीचर सीख सकता है और टीचर से भी स्टूडेंट सीखता ही है, लेकिन टीचर्स कोई सर्वे सर्वा नहीं होता। उसका भी ज्ञान जितना है उसके अंदर नई नई चीज़ें समाहित होती रहती है और ज्ञान बढ़ता रहता है। तो अब बिना समय खराब किए हम चलते हैं डाउट वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो, मेरे पास में पहला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि जो आत्मसम्मान, बहादुरी और बलिदान के लिए इतिहास के अंदर, राजस्थान के इतिहास में किसे याद किया जाता है? तो देखो, आत्मसम्मान बलिदान के लिए इतिहास के अंदर उसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है राणा सांगा और दूसरा आता है अमर सिंह। तो आत्मसम्मान और बलिदान के लिए अगर बात करें तो उसमें एक तो आता है राणा सांगा और दूसरा आता है आपका अमर सिंह। तो देखो, इन दोनों के अंदर बिल्कुल डाउट वाला ये क्वेश्चन रहेगा। इसका रीज़न ये है, मेरे पास में दो बुक पड़ी है। एक ये है जो 10th क्लास की है, एक मेरे पास में 9th क्लास की है। दोनों के अंदर राजस्थान की शौर्य परंपराओं का उल्लेख किया गया है। तो इसके अंदर जो ये दे रखा है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, इसके अंदर राणा सांगा और अमर सिंह राठौड़ दोनों का वर्णन किया गया है। तो अमर सिंह राठौड़ भी एक बहादुर और मतलब आत्मसम्मान के लिए उन्होंने जो शाहजहां के दरबार था उसके अंदर उनके ही जो सैनिक थे उनकी हत्या कर दी थी, वहाँ पे उनको मार दिया था। तो इसमें उनके आत्मसम्मान पे जब बात उठी तो उन्होंने उनके शरीर के अंदर, उनके सीने के अंदर कटार घुसो दी थी। इसके कारण अमर सिंह को एक बलि मतलब आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करने वाला माना जाता है। दूसरा ये कारण है कि जो बात करते हैं हम राणा सांगा की, तो राणा सांगा का भी नाम इतिहास में अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप के बाद में राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर या विश्व में कहें तो महाराणा प्रताप के बाद में राणा सांगा एक ऐसा वीर योद्धा था जिसने खानवा के युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में, उसमें हारने के बाद भी वह दोबारा मेवाड़ लौटने के लिए तैयार नहीं था और वह भीलवाड़ा के अंदर ही रुका। उसने प्रण लिया था कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक या तो मैं बाबर को वापस युद्ध करके हरा न दूं या खुद वीर गति को प्राप्त न हो जाऊं। तो ऐसे अगर हम बलिदान की बात करें, फिर अंत में उनको मार दिया गया था, लेकिन वो वापस लौटकर मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं गए। तो अगर त्याग, बलिदान और आत्मसम्मान इन तीनों की बात करें तो इन दोनों में मेरे को ज़्यादा ऑप्शन सही ये राणा सांगा लग रहा है। जो आपको इसको राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन या शौर्य परंपराओं में देख सकते हैं, या 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो है बुग्याल किसे कहते हैं, यही था शायद क्वेश्चन मेरे पास में आया था। तो देखो, इसके बारे में भी मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक घास का मैदानी क्षेत्र है। जो ये 9th क्लास की बुक है जिसमें भारत और समकालीन विश्व पृष्ठ कक्षा 9, इसके अंदर पेज नंबर 99 के ऊपर दे रखा है। 99 आप पेज निकालोगे वहाँ पे ये दे रखा है। तो इसमें देखो ये दे रखा है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान जिसे बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। यानी कि बुग्याल एक घास के मैदान है जो कुमाऊं और गढ़वाल इन दोनों क्षेत्रों में जो पहाड़ों के ऊपर, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल। आप इसका प्रूफ देख सकते हो। और ये आपके 9th क्लास की बुक है जो भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, और इसके पेज नंबर 99 के ऊपर है। और इस लेसन का नाम है घुमंत चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वो होगा, क्या होगा? बुग्याल एक घास का मैदान। ये हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वो है मेरे पास में कि वह कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का
वर्णन करती है वह कहलाती है। मतलब उसको क्या कहते हैं, जो वह करती जो राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों की अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये आएगा आपका यहाँ पे, वो आएगा रासो। अब इसमें भी कंफ्यूज ये है कि एक बार 2022 का जो री मीन्स का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी इससे संबंधित आया था कि बिसलदेव रासो करती है, तो उसमें दे रखा था वीर काव्य, फिर उसके बाद में दे रखा था संगार काव्य, और उसके बाद में दे रखा था प्रेम काव्य। तो इसके अंदर विशलदेव रासो के अंदर प्रेम व सौंदर्य काव्य इसको माना गया था। जो आंसर की आई थी उसके अंदर प्रेम व सौंदर्य का काव्य माना गया था, लेकिन यहाँ पे इसमें विशलदेव का नहीं दिया है, केवल रासो का दिया है। तो इसका भी मेरे पास में 10th क्लास की बुक है, उसके अंदर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको इसके अंदर दे रखा होगा कि रासो किसे कहते हैं। तो रासो का मतलब होता है जिसके अंदर किसी राजा की कीर्ति वीरता का उल्लेख किया जाता है कवियों के द्वारा, उसे रासो कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर रासो नहीं माना क्योंकि इसमें विशलदेव और इसकी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम प्रसंगों का भी वर्णन किया गया था। तो इसमें जो आपत्तियां लगाई गई थी उसको इस आधार पे निरस्त किया गया कि इसमें विशलदेव और उसकी पत्नी के प्रेम से संबंधित जो प्रेम प्रसंग है उनका प्रभाव ज़्यादा होने के कारण इस विशलदेव रासो को अगर ऑप्शन 2 आए तो उसके अंदर इसको प्रेम व सौंदर्य का काव्य ही माना जाएगा। लेकिन इसमें अगर महान उपलब्धियों की बात की जाए वहाँ पे रासो ही आएगा। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन एक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो क्वेश्चन है कि मनुष्य के में दांतों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो दांत स्थायी और अस्थायी वो प्रकार में नहीं होते, उसको हम स्थायी और अस्थायी कह सकते हैं, लेकिन प्रकार की बात की जाए तो दांतों के 4 प्रकार होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो इसका सही आंसर आने वाला है। तो आज की क्लास में मेरे पास में इतने क्वेश्चन थे, मेरे पास में काफ़ी सारे पेपर पड़े हैं, उनमें मैं और ढूंढूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं और आगे की कल की क्लास में और मैं क्वेश्चन लाऊंगा और जिनका प्रूफ मैं इन ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से ही आपको उपलब्ध कराऊंगा, जहां से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और इसके अलावा मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि कोचिंग वालों के चक्कर में अगर आपने तैयारी की तो फिर आपको सफलता मिले इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, या मिल भी जाए लेकिन आप साथ में अपनी तैयारी के लिए जो NCERT या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक होती है ऑथेंटिक बुक, उनका अध्ययन करें। टॉपिक वाइज उसमें दे रखा है और जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं इसके अंदर एग्जाम में उसमें आप उठा के देख लेना। उनका जब आप सिलेबस देखो तो उसमें देखना जैसा जैसा दिया जाता है वैसा वैसा ही उस सिलेबस में आता है। जैसे अभी इसके अंदर डाला गया था तो उसमें दे रखा था राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, ऐसे ही 8वीं की किताब है उसके अंदर भी दे रखा है, और जो 10वीं की किताब है उसमें अलग दे रखा है 1857 की क्रांति। एक और क्वेश्चन था वो इसी में से था, तो वो भी मैं क्लियर करता चलूँ। तो देखो वो था इसके अंदर क्वेश्चन के जो कोटा प्रजामंडल है उसकी स्थापना से संबंधित था। तो कोटा प्रजामंडल का ये देखो ये मेरे पास में आ गया है, तो इसके अंदर ये रहा। तो इसमें दे रखा है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो देखो यहाँ पे साफ दे रखा है कि 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये यहाँ पे आपको दे रखा है 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अलावा इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये देखो यहाँ पे पंडित नीनाराम शर्मा के द्वारा इसका और इसका जो अधिवेशन है उसमें स्वागताध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए थे। यानी कि पूरा क्लियर एक एक चीज़ आपको इसके अंदर बताई जाती है और इसी के आधार पे यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। अब ये जो क्वेश्चन उठाए उसमें ऑप्शन वाला उसके अंदर देखो यहाँ पे दे रखा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिनंदन हरि ने आंदोलन छोड़ दिया था। यानी कि 1942 के अंदर जो पंडित अभिनंदन हरि थे उन्होंने इस प्रजामंडल को आंदोलन था इसको छोड़ दिया था, प्रजामंडल जो आंदोलन उनके द्वारा चलाया जा रहा था। इसके अलावा एक और डेट आती है इसमें 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई जो क्षेत्र है वहां पे कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तब आता है यहाँ पे 1940, जबकि स्थापना की बात की जाती है तब आता है 1939। और इसके जो अभिनंदन हरि है
उसके बारे में ये इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे वो सेठ मोतीलाल बनाए गए थे। तो आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये 56 पेज नंबर पे है। और कौन सी बुक है ये भी मैं बता दूं, कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। तो ये मेरे पास में बुकें थी। आपके पास में अगर और भी कोई डाउट वाला क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसका बाकायदा ऑथेंटिक प्रूफ देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि आपके माध्यम से या आपको भ्रमित करके अपना लाभ उठाऊं। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको एक भी बार नहीं कहा है कि आप मेरे जो वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को इतना ही पता है कि मैं जो काम स्कूल में करता आ रहा हूँ वही काम मैं इस पर करूँ, और भी नहीं तो जो मेरे से पढ़ने वाले हैं उनके लिए कुछ न कुछ मतलब अच्छा हो सके और वो इन बुकों के माध्यम से कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और मेरे पास में कमेंट आया था, उसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आपने अगर 2013 में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तब से लेकर आज तक आप सफल क्यों नहीं हुए। तो इसके रीज़न काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि मैंने 2013 में दिया, उसके बाद में मैंने अन्य भर्ती में भाग नहीं लिया और सीधा मैंने जो बीएसटीसी की वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में की थी। और 2015 में बीएसटीसी करने के बाद में मैंने रीट का फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं मेरिट में रहा और सेकंड दिया। उसके अंदर मेरे डिलीट क्वेश्चन की वजह से मैं रह गया। तो हमेशा किस्मत हर की साथ दे ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा आपके साथ में ना हो, आगे जाके आप मेहनत करोगे तब आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि हम चाहकर भी उस चीज़ को हासिल करने में कभी न कभी असफल जरूर हो जाते हैं। दूसरी बात, मेरा किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी पढ़ाया जाए वो ऑथेंटिक हो और प्रूफ के साथ में होना चाहिए। और दूसरी बात जो आप मेरे से पूछ रहे हो, आप उन बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाने वाले जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे कभी पूछो जाके कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कौन से एग्ज़ाम की आपने तैयारी की है और आपने कितने एग्ज़ाम पास किए हैं या कौन सी सर्विस लग के आपने छोड़ दी है। इसका जवाब आप उनसे लेके एक बार मेरे को भी कमेंट करके बताओ कि वास्तविकता है क्या। अब मैं सब कोचिंगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग 70% जो कोचिंगें चलाई जा रही है उनके पास में कोई डिग्री भी उपलब्ध नहीं है। ये सत्यता है, इसमें मैं झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल सत्यता है। क्योंकि कोचिंग मैंने भी जयपुर के अंदर कांटा चौराहे के ऊपर खोली थी और इसके अलावा मैंने 1-2 कोचिंगों का उद्घाटन भी मैंने ही करवाया था। उसके अंदर मैं खुद वहाँ पे था और मैंने करवाया था, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे। अब उनकी डिग्रियाँ और उनके मैं बताने लग जाऊँ तो बात लंबी जाएगी, लेकिन उनको इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो निस्वार्थ कर रहा हूँ। अगर एक बार मैं इसके अंदर घुस गया तो अब मैं पीछे तो नहीं लौटूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरे को व्यूज़ मिले या नहीं मिले, मेरे सब्सक्राइब बढ़े या नहीं बढ़े, उससे मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कोई देखे या नहीं देखे उससे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। कोई गलत कमेंट डाले उससे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसके ऊपर रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सारे डाउट वाले क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनके, और साथ में जो कोचिंगों वाला जो गलत पढ़ाए रहे हैं उनका भी मैं बाकायदा प्रूफ के साथ में लाकर उनको बताऊँगा और हो सके जितना मैं मतलब जागरूकता फैलाने का काम करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम और बजरंगबली की जय।